हेलो, वेलकम टू ज़रा हट के। आज कॉल इन डे है, इसमें मामूल फ्राइडे को आप ही की बात सुनी जाएगी। पहले कॉलर जावेद अहमद साहब हैं कराची से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम वालेकुम। जनाब, आप लोग मेरी पूरी बात सुनेंगे? सर आप सुनाना शुरू करेंगे तो सुनेंगे। मैं बिल्कुल आपको सुनाता हूँ कि मैं उस हवाले से बात करूंगा। अभी जो कराची में एक 15 साल लड़के को घर में घुसने पर तशद्दुद करके मार दिया, बिल्कुल, रेहान जो है ना, रेहान नाम का, और जो टीवी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक वो लड़का पहले भी जमानत पर था और 2 आदमी उसके साथी थे जो फरार हो गए जी। क्या पता है कि किसी जिसके घर में कोई आदमी घुसता है तो ये लोग क्या सलूक करते हो औरतों के साथ, क्या जिल्लत आमेज बातें करते और क्या हरकतें करते, बच्चों के गलों पे छुरियां रखकर किस तरह खौफजदा करते हो, औरतों के साथ क्या ज्यादतियां करते। अब सारे टीवी चैनल अपनी रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में सिर्फ उन मुजरिमों की हिमायत कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों मारा। घर के लोग कितने पैनिकी हो जाते हैं, बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं और खौफ के मारे अंधेरों में चीखना शुरू कर देते हैं। अब अगर लोग अपनी मदद आपके तहत एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम डाकुओं को खुला छोड़ दें, और लोग अगर इसमें उनको मार भी देते हैं तो ये एक 10-15 हज़ार रुपए के मोबाइल की खातिर एक लम्हा नहीं रुकते। इसके सैकड़ों वाक़यात कराची में मौजूद हैं और सारे चैनल अपनी रेटिंग के चक्कर में सिर्फ उन मुजरिमों का वर्जन बताते हैं, उस घर का वर्जन कोई नहीं बता रहा कि भाई उस घर के साथ क्या हुआ। और ऐसे लोग घर में घुसकर क्या करते हैं, जब लोग अपनी मदद आपके तहत चौकीदार रखते हैं, गार्ड रखते हैं या एक दूसरे की आवाज पर पहुंचते हैं तो अब इसका मतलब ये आइंदा कोई नहीं पहुंचेगा। बीच बाजार में खड़े 100 आदमियों के दरमियान भी आदमी खौफजदा रहेगा कि यार मुझे कोई लूट लेगा और कोई आदमी नहीं बोलेगा। तो क्या मुझे ये कहना पड़ेगा कि डाकू एसोसिएशन या डाकू राज जिंदाबाद? तो इसके लिए क्या तरीक़ाकार है कि यार ये जो एंकर पर्सन जो इतना शोर कर रहे हैं, अगर इनके घर डाकू घुसा है तो ये क्या करेंगे? क्या उनको चाय पिलाएंगे और उनसे कहेंगे कि परेशान मत हो और ये सारा सामान और औरतें सब तुम्हारे सामने और उनकी गालियां खाएंगे? जी, ये अर्ज मुझे ये करना था। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब रियासत का निज़ाम कोलैप्स हो जाए तो फिर जाहिर है कि लोग और फिर जो ग्रोह हैं, मोहल्ले, कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। आपकी बात जाहिर है कि ये भी बिल्कुल 100% बरहक जो आप हक़ाइक़ बता रहे हैं, लेकिन ये मौक़िफ़ भी इसको नहीं तर्क करना चाहिए किसी भी सूरत में कि जब आप एक मुजरिम को पकड़ लेते हैं तो या तो आप ख़ुद अदालत बन जाएं और जल्लाद बन जाएं और उसके साथ जो चाहे सलूक करें। ये बात जज्बाती तौर पे तो बड़ी अच्छी है, लेकिन अगर यही बात माशरे में आम होती चली जाए तो फिर एक दिन कोई भी नहीं बचेगा। मैं ज़रार के लिए इंसाफ की अदालत बन जाऊंगा, ज़रार मुबशिर के लिए इंसाफ की अदालत बन जाएगा। हम कोई गोली मार दें, कुछ भी करें, किसी भी बुनियाद पे करें, तो ना उस बात को इनकरेज किया जा सकता है, ना इस बात को इनकरेज किया जा सकता है। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इसी कराची में पिछले 10 साल के दौरान 7-8 ऐसे वाक़यात तो मैं अखबारात में पढ़ चुका हूँ कि कोई डकैती करने बाज़ार में गया, मुश्तइल शहरियों ने उसे पकड़ा और उसे ज़िंदा जलाने की कोशिश की, या मार पीट के जब वो अदमुआ हो गया तो पुलिस के हवाले कर दिया। इसे कहते हैं अंग्रेज़ी में लिंचिंग। हिंदुस्तान में बैन ही यही हो रहा है। लोग अपने तौर पे इंसाफ कर रहे हैं कि कोई गाय ले जा रहा है, उस पर चोरी का शुबा है, या मोटरसाइकिल वाले पे चोरी का शुबा है, या सिर्फ अफवाह फैला दी गई तो गिरोह इकट्ठा हो जाता है और वो इसी तरह इंसाफ बांटना शुरू कर देता है। लिहाजा जहां स्टेट के कोलैप्स पे मातम करने और उसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई लाहे अमल बनाने की ज़रूरत है, वहीं इस बात को भी कंडोन नहीं किया जा सकता कि हर आदमी अदालत और जल्लाद बन जाए। बिल्कुल, मेरे ख्याल इसमें और कोई मज़ीद बात। गुलशन हाजी साहिबा हैं कराची से ही। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मुबश्शिर ज़ैदी साहब, मैंने इतने दिनों से कॉल ट्राई कर रही थी आपके, हर जुम्मे को लगती नहीं थी। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ। बड़ी मेहरबानी। और मुझे 2 मौज़ूओं पे बात करनी है। जरूर। एक तो जो घरेलू मुलाजमा हैं जो काम करती हैं, उनके साथ जो ज्यादतियाँ होती हैं। जी हेलो। जी जी जी, सुन रहे हैं आपकी आवाज़। उनके साथ जो ज्यादतियाँ होती हैं, थोड़े दिन तो वो दिखाते जाता है कि ये हो गया वो हो गया,
उसके बाद बस क्या होता है उनके साथ वो कुछ पता नहीं होता। थोड़े दिन बस शो करते हैं कि ये हो गया, इन्होंने जुल्म कर लिया, ये कर लिया। इनके ऊपर कोई कानून तो होना चाहिए ना। जी जी अब मैं भी एक घरेलू मुलाजमा हूँ, मेरे साथ इन लोगों ने नाइंसाफी की, मुझे सारे कामों से हटवा के अपने पास काम पे रखा और उसके बाद उन्होंने मुझे 4 महीने के बाद निकाल के इल्जाम लगा के कि तुम जो है ना तुम गलत लैंड की हो जी। ये इल्जाम लगा के मुझे घर से काम से निकाल दिया। और मैं इसके लिए पुलिस की मदद भी ली कि देखें मैंने इनकी मदद की, इनकी अम्मी गिर गई थी, मैंने इनकी मदद की। 4 महीने से मैं इनके पास रह रही हूँ और अब इनकी अम्मी ठीक हो गई तो मुझे कोई और इल्जाम लगाती तो सही था, लेकिन मेरे ऊपर इन्होंने गलत इल्जाम लगाया कि तुम जो ना गलत हो इसीलिए हम तुम्हें निकाल रहे हैं। जी। तो पुलिस मुझे कह रही है कि वो बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्या हम लोगों जैसे लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। इस मुल्क में कमज़ोर के लिए कोई कानून नहीं है, ये बात तो तय हो गई है। और जहाँ तक लॉज हैं, कुछ लॉज बनाए गए हैं, सिंध में भी है, हाँ वो है, लेकिन वो एंटी वायलेंस लॉज एक अंदाजे के मुताबिक अलग है। तकरीबन 9 मिलियन डोमेस्टिक वर्कर्स हैं जिनमें अक्सरियत जो है वो उन बच्चियों, औरतों और जो इस तरह के लोग हैं उनकी है। बहुत बड़ी तादाद होती है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जो टोटल लेबर फोर्स है ऑफिशियली, उसकी बहुत बड़ी तादाद है। उसके अलावा ये तादाद जो डोमेस्टिक वर्कर्स के नाम से जानी जाती है अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर में, ये दुकानों में भी हैं, ये घरों में भी हैं। और ये जो खातून कह रही हैं ये बिल्कुल ठीक है, कोई सबूत नहीं होता ना तनख्वाह का ना नौकरी का, ये बिल्कुल उनकी सवाबदीद पे है, कितनी तनख्वाह दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। फिर इनसे भी ज़्यादा जो एक तबका है कि एक तो ये हैं कि मेरा ख्याल है गुलशन हाजी साहिबा जो हैं, आप तो शाम को काम करके घर चली जाती होंगी, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद डोमेस्टिक वर्कर्स की वो है जो घर नहीं जाते, वो मालिकों के यहाँ ही रहते हैं। और उनके साथ जो वाक़यात होते हैं वो भी आए दिन होते रहे। अब तैयबा केस, फिर इस तरह के मेजॉरिटी अंडर एज होती है। सो इट्स अ लिविंग ह्यूमन ट्रेजेडी, इट्स अ लिविंग ह्यूमन हेल। और हम सिर्फ जो है कह ही सकते हैं, लेकिन हुकूमतों को ज़ाहिर है कि इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी काम होते हैं। बाकी दुनिया का जो गम है उनके जिगर से अगर उतरे तो वो इस तरफ भी देखने की कोशिश करें। और फिर ये तो रेचर्ड ऑफ द अर्थ हैं, ये तो ज़मीन के कीड़े हैं, इन पे तो नज़र सबसे आखिर में पता नहीं पड़ती भी है, किसी की नहीं भी पड़ती है। लेकिन आपने गुलशन साहिबा बहुत अच्छा किया कि नहीं आते, लेकिन आपने कमाल जुर्रत का मुजाहरा किया कि डोमेस्टिक वर्कर्स की तरफ से, जो कि आप खुद भी डोमेस्टिक वर्कर हैं, आप कम से कम आई तो कम से कम आपने अपनी आवाज़ तो सुनाई। हम इस पे ही आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और उसके बाद बड़ी बात है कि पुलिस के पास भी गई इन्होंने, और पुलिस ने रिवायती ज़ाहिर है जो एटीट्यूड, वैसे इसमें पुलिस कुछ कर भी नहीं सकती ना, अगर आप देखा जाए। देखिए, या तो अगर तशद्दुद किया होता वो एक अलग बात थी, लेकिन झूठा इल्ज़ाम लगा के निकालने बस पर कोई कानून तो है ही नहीं। तो अगर पुलिस करना भी चाहे, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो अगर होता तो वो करना चाहते, तो क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। नदीम जैदी साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा, मेरे पास एक टॉपिक है जो जनरल सिविक प्रॉब्लम के बारे में। अभी बारिशें हुई काफ़ी ज़्यादा, जिससे आपको पता है जिस तरह कुछ सड़कों पे पानी था, कुछ पे नहीं भी था, बहुत अच्छी जगह भी थी। एक है ये गुलबाई मारीपुर का एरिया है जो PFBS मसरूर जाता है और एक हॉक्स बे की तरफ जाता है। वो जो रास्ता हॉक्स बे की तरफ जा रहा है, वहाँ किसी फैक्ट्री वगैरह में या कुछ फैक्ट्रीज में पानी भर गया था जो नहीं निकल रहा था। तो उन लोगों ने क्या किया कि उधर एक थोड़ी सी पंप लगाया, रोड को खोद दिया और उसमें से पानी निकालने की कोशिश की। जब वहाँ इतने बड़े बड़े वो 18 व्हीलर ट्रक गुजरते हैं, जिसकी वजह से वो रोड बहुत ज़्यादा टूट गई। बिलीव मी कि जो गुलबाई से लेके और जो ICI चौरंगी कहलाती है या जो जिना ब्रिज कहला, जो पोर्ट ग्रैंड के पास, वहाँ तक ट्रैफिक पिछले एक हफ्ते से ऑलमोस्ट ब्लॉक है। अगर आप गूगल मैप पे देखें तो वो रेड नहीं ब्लैक हो गई है लाइन, इट्स नॉट एक्चुअली मूविंग। लोगों ने अपनी गाड़ियां बंद कर देते हैं ये लोग। तो एक तो मेरा ये टॉपिक था, और दूसरा वही ब्रिज जो
कोर्ट ग्रैंड के पास एक ऊंचा ब्रिज है जो सबसे ऊपर से गुजरता है, जिसपे सिर्फ एक लाइन है या एक लेन है। हम हर रोज वहां से ही गुजरते हैं। पता है, इससे बेहतर पता होगा। अब आप यकीन करें तो उस पर दो चीजें करने की बहुत जरूरत है। एक तो ये कि वहां पर लोग मोटर बाइक वाले 200 मीटर आगे जाएं तो एक राउंड अबाउट है, वो यू टर्न कर सकते हैं, वो वहीं से घुमाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो लोग स्पेशली सामने से नीचे आ रहे हैं वो हो सकता है ना रोक सकें। इट विल बी अनटुवर्ड इंसिडेंट, किसी को मार देंगे, और पुलिस वालों को पता है ये। एक तो ये था, और जो जहां ट्रैफिक ये पिछले मारीपुर रोड पे ब्लॉक होता रहा है, इस पे प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कोई पुलिस की एक गाड़ी खड़ी कर दें, क्योंकि वहां पर अभी इनकी चांदी हो गई है लेने वालों की। तो दिस इज माय पॉइंट। काइंडली बिल्कुल ये एक है मसला। हाँ, देखिए, एक तो ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स, मजीद रोड्स बनाएं, बिल्कुल ये भी आपको करने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे पानी फैल जाता है ना, तो ट्रैफिक भी इसी तरह और पूरे पाकिस्तान के ट्रॉलर्स और ट्रक्स इसी रोड से जाते हैं। और वो एक मोड़ है, आपको पता है कि अगर वहाँ पर एक ट्रॉलर 2 मिनट के लिए भी रुक गया तो पिछले 4 मील की एक लाइन शुरू हो जाती है। एक जो बहुत बड़ा मसला है कि कराची है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, मिनी पाकिस्तान है, आप जो भी कहना चाहे कह सकते हैं। एक पब्लिक मास ट्रांजिट नहीं है आपके पास। हाँ, पूरे मतलब पेशावर में, मतलब मेरे ख्याल है कि पिछले 200 सालों से BRT बन रही है, लेकिन बन तो रही है। लाहौर में है, यहाँ भी बन रही है BRT, यहाँ पर भी ग्रीन लाइन है और काफ़ी हद तक उसका काम हो गया है। कब खत्म होने वाली है? जब पेशावर वाली खत्म होगी, यहाँ वाली भी हो जाएगी। अच्छा, ऐसा है, ठीक है। मोहम्मद सलीम साहब हैं पिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सलीम भाई? सर जी बड़ी मेहरबानी सर, मैं 2 हफ्ते पहले भी कॉल मिला जी, बिल्कुल, कॉल मिली नहीं। हुक्म। तो सर बात यह है कि नवंबर 2015 में हमारे उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान अली जमाली साहब ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन हैदराबाद से खिताब करते हुए कहा था कि अगर ये इदारे अपने मैंडेट से तजावुज ना करें ना, तो ये अदालतों में 70 से 80% केसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि सर वो उनकी बात को मैं समझता हूँ सुना नहीं है, किसी ने गौर नहीं किया या किसी को मैंने देखा नहीं। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ सर कि नेशनल आपकी आवाज़ थोड़ी सी सलीम भाई ख़त्म हो गई है। और ये सलीम साहब हमें रेगुलर कॉल करते हैं कि नेशनल बैंक का जो पेंशनर्स हैं उनका मसला है, लेकिन वो अदालत में भी है और उसके फैसला इनके हक़ में आ चुका है, लेकिन रिव्यू पटिशन अभी तक टेकअप नहीं हो रही। वी आर होपिंग। लेकिन आज वो दूसरी बात कर रहे थे, और इत्तेफाक ये है कि दूसरी बात हमें सुनाई नहीं। हमारे लिए एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। आज कॉलर्स डे है। राहील अशर हैं कराची से। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं आप लोगों से एक बात करूंगा। 2 अगस्त को आपको मुबशिर नज़ीर साहब याद होगा, मैंने कॉल करके कहा था कि DMTH फेज 1 वाले जो हैं वो कुर्बानी करते हैं तो बिल्कुल बाहर करते हैं और LIC बाहर डालते हैं। जी। मैं बहुत ज्यादा अपने फेज 1 वालों को सलाम पेश करूंगा कि मैंने ये कॉल अपने रेजिडेंशियल व्हाट्सएप ग्रुप पे हर जो जानने वाले थे तकरीबन 250-300 लोगों को भेजी। और वही सलाम है फेज 1 वालों को कि उन्होंने वही किया। एक दिन पहले मूसलाधार बारिश हुई, हमारे काउंसलर हैं फेज 1 के कंटोनमेंट बोर्ड के अहमद भाई, उनके साथी झांझे भाई जाफरी साहब, उन्होंने पानी तो रात 12 बजे तक बिल्कुल साफ कर दी थी हमारी रोडें, पर जो थोड़ा बहुत पानी था उन्होंने वहीं पे कुर्बानी की। उन पानी बारिश के पानी में खून आया हो गया। मैंने वीडियोस भी बनाई, काफी लोगों को खड़े होकर जी बनाई और लोगों को जाके मना भी किया कि आप ये ना करें। LIC भी फेंकी। हमारे कंटोनमेंट बोर्ड वालों ने इस दफा बहुत तेजी से काम करा कि LIC रहने नहीं दी। हर 1 घंटे के बाद उनकी गाड़ी आती थी, LIC उठाती थी और वहाँ पे चूना फेंक देते थे। पर हमारे फेज 1 वाले भाई नहीं सुधरने का नहीं जी, हमने करना है, हम करेंगे और हम करके दिखाएंगे कि ये हमें हमारे ये हिस्सा है। दूसरी बात करूंगा, आप लोगों को याद होगा क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड में सीव्यू बीच पे मच्छी टाइप जी बिल्कुल उस पे हमारे जो भाई थे वो वहाँ जाके सेल्फियां बनवाते थे। कूड़ा नहीं फेंकते थे, कूड़ा बाहर ही फेंकते हैं। अब कंटोनमेंट बोर्ड वालों ने वो तीनों की तीनों उठा के 3-4 उठा के ले गए। मेरा आपसे एक सवाल है कि जी बताइए, क्या हम लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे जाहिल हैं
जानबूझ के करते हैं या हम इतने भोले हैं कि हमें पता ही नहीं कि यार ये काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये मुझे आप पहली बात है ये जो कूड़े वाली बिन वाले जो किस्सा था ना यार, इसको मैंने फॉलो किया है। हाँ, और अच्छा मैं उनमें से था कि मैंने कहा कि यार बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और बड़े सोच समझ के बनाया था कि मतलब जाली थी कि अगर पानी भी गुजर जाएगा और कचरा वहीं रहेगा। वो कुछ लोगों ने कहा कि बॉस ये नहीं चलेगा, तो वो सही थे, मैं गलत था, क्योंकि लोग मछली मुंह के अंदर जाके ना अपनी सेल्फियाँ ले रहे थे और बिल्कुल कचरा बाहर ही फेंक रहे थे लेकिन अंदर सेल्फियाँ ले रहे थे। तो बिल्कुल ज़हील भाई, अब मतलब हम क्या कह सकते हैं, आपने सब कुछ कह ही दिया। फारूकी साहब हैं मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, फरमाइए। जैसा जी एक ऐसे मसले की तरफ आपका इतना ध्यान दिलाना चाहता था पाकिस्तान रेलवेज के हवाले से। शेख रशीद साहब आपको पता है कि जो बहुत ज़्यादा इन है आजकल, और हर जगह प्रोग्राम में भी वो अपनी तारीफें करते हैं कि इतना अरब कमा के दे दिया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि तकरीबन 1 साल हो गया जब से इन्होंने वजारत संभाली है, किसी भी किस्म के कोई भी फंड बेवाओं को या किसी भी और लोगों को अभी तक अदा नहीं किए गए, कोई भी लाइबिलिटीज अभी तक पे नहीं की, कोई आउटस्टैंडिंग पे नहीं किया गया। जस्ट हर जगह सिर्फ प्रॉफिट शो किया जाता है कि मैंने 1 अरब कमा के रेलवे को दिया, मैंने इतना पैसा रेलवे को दिया। रेलवे के हालात आप देख रहे हैं, मेंटेनेंस की वजह से काफ़ी एक्सीडेंट हो चुके हैं, और इसके अलावा किसी भी किस्म की कोई भी इम्प्रूवमेंट 1% भी नहीं है। और उस पर कभी किसी ने नहीं पूछा एंकर्स ने कि भाई कौन आपको बिठाते हैं प्रोग्राम में, उनको हर चीज़ अच्छी, जो बात पूछेंगे रेलवे के हवाले से वो कोई और बात शुरू कर देंगे सियासत के हवाले से। अच्छा जीशान भाई, जो आप कह रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग, ये क्या पेंशन की रकूम है? नहीं, ये एक तनख्वाहें और पेंशन तो मिल रही हैं जी। ग्रेजुएटी जो लोग रिटायर होते हैं उनकी ग्रेजुएटी, जो लोग ऑन ड्यूटी डेथ हो गए हैं, मेरे वालिद साहब एक्चुअली 2015 में उनकी डेथ हुई, तो 4 साल हो गए हैं, तो अभी तक उनकी पेमेंट क्लियर नहीं हुई है। साहब रफीक साहब के दौर में ये पेमेंट जो थी तकरीबन विद इन डे पे आ गई। जो बंदा रिटायर होता था अगले दिन उसको पेमेंट मिलती थी, रिटायरमेंट की चेक मिलते थे। लेकिन अब तक 1 साल हो गया है, किसी किस्म से कोई फंड नहीं आया, कोई पैसा नहीं आया, यहाँ तक के रेलवे के पास किसी की अपने स्टेशनरी मंगाने तक के पैसे नहीं आ रहे। और ये कहते हैं जी मैंने 1 अरब रुपये कमा के दिया, ये इतने पैसे कमा के दिए, ये चला दिया, वो चला दिया। ट्रेन पे कभी सिर्फ वो शो कर रहे हैं जो सबको नौरात है कि ट्रेन चला दें, ये कोई नहीं दिख रहा है कि अंदर के हालात क्या हैं रेलवे के, आउटस्टैंडिंग क्या है, कितना पे किया। प्रॉफिट तब शो करेंगे आप जब आउटस्टैंडिंग आपने शो कर दिया, इतना भी लायबिलिटीज पे की है। चले हम इसको फॉलो करते हैं। अच्छा क्या आपने जो प्रॉफिट दिखा रहे हैं ये इसी तरह दिखा रहे हैं। हाँ जाहिर है, वो तो अब परफॉर्मेंस तो इसी तरह वजीर दिखाते हैं ना कि जनाब ये देखें ना, अब मतलब उसकी पूरी बैलेंस शीट किसने पढ़नी। लेकिन ये है कि हम इसको फॉलो अप भी करते हैं, इसको चेक करते हैं जो आप बात कर रहे हैं। तो देखें, वैसे भी ये बात सही है कि शेख साहब से पूछें आप कुछ तो वो आ जाते हैं कि नहीं, बस वैसे मैंने तो कभी नहीं देखा ईद पर कुर्बानी होगी और किसी भी टॉक शो पे मैंने तो नहीं देखा कि रेलवे मिनिस्टर से रेलवे के बारे में बात की जाए। हमेशा यही होता है कि जी ये हो रहा है, आपका क्या ख्याल है, क्या होगा, तो वो अपने आजकल जुमले दे देते हैं। साहब को बड़ी एक आइडियल सिचुएशन बनी, उससे कोई भी सवाल पूछे रेलवे के हिसाब में, यार आपको ये मसला नजर आ रहा है, आप कश्मीर में नहीं देख रहे? हाँ ये भी है, मिल गया। सही बात। रोजाना बस ये जो जब उनसे रेल की पटरी के मुताबिक पूछें तो वो सियासत की पटरी का ये बता के जो है ना वो उस पर चढ़ा देते हैं। वैसे माहिर हैं हाँ इन कामों में। और एंकर्स को भी चाहिए कि दोबारा उनको उस पटरी पर लेकर के आएँ, क्योंकि जाहिर है रेलवे का जो कुछ हाल हो रहा है उसमें प्रॉब्लम्स तो हैं। ये तो है, ये तो है। एनीवे, शाहद सिद्दीकी हैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र। देखिए आज मैं आपको कश्मीर के मुतालिक में दो एक रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज। एक तो हमने यकजहती जो बना रहे हैं, आप देखें मेरे घर में गम पड़ा हो, मेरे घर में मेरी माँ बहन की इज्जतें जा रही हो, मेरे घर में लाशें उठ रही हो, और आप यकजहती डांस गाने म्यूजिक के साथ बना रहे हो। इस्लामाबाद में आपने वो किया, कम से कम आप वहाँ टेंट लगाते, कुरान खानियाँ रखते, सिपारे देते, हमारे फौजी शहीदों की तस्वीरें लगाते, वहाँ की होती नौहे खाने लगाते, मजल वो करते, कौमी नगमे लगाते, जिससे एक तो ये होना। दूसरा ये क्या सोचे कि आप कह रहे हैं हम कर्फ्यू उठवा लेंगे, कर्फ्यू उठवा लेंगे। अरे कर्फ्यू उठाने के बाद तो सबसे पहले आदमी अपने राशन, अपने कारोबार, अपने धंधे उस पर जाएगा। वो जो इंडिया चाह रहा है कि दिखाना कि जब इतना परेशान करेगा तो जब वो हटाएगा तो लोग तो अपनी कारोबार, तिजारत, माल, मवेशी उन चक्करों में बिताए जाएंगे कि वो तो नहीं लुट गए, वो तो नहीं हो गए, किसी के घर में कोई जख्मी पड़ा उसके लिए तो कौन उस वक्त एहतजाज इतना भरपूर अंदाज से आके रोड पर करेगा। आपको आज नहीं कल याद रखिएगा, कश्मीर सिर्फ एक ही चांस है
कि अगर लड़ गए तो मिल गया, वरना जिंदगी भर नहीं मिलेगा। ये बात तो ठीक है, और पहली बात भी आपकी ठीक है। ये तो वाकई के ये डांस वांस करने का और वो नहीं, वो चलो अपनी जगह, लेकिन जहाँ तक कर्फ्यू की बात है तो आई थिंक थोड़ा सा इनको एक गलत फहमी है कि बिल्कुल पहले तो सबसे पहले तो लोग अपना करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज भी करेंगे। और जहाँ लड़ने की बात है यार, तो लेट्स बी क्लियर, वो चाहते हैं कि आप लड़ें। हाँ, और आप अभी उस पोजीशन में नहीं है। अभी आप सिर्फ प्रेशर बिल्ड कर सकते हैं, अवेयरनेस रेज कर सकते हैं, अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। नहीं, वो कश्मीरियों के बारे में कह रहे हैं। नहीं, कश्मीर तो अभी तक लड़ रहे हैं। कौन कह रहा है कश्मीरी नहीं लड़ रहे हैं? जितना कश्मीरी लड़ रहे हैं, कौन सी दुनिया की कश्मीरी तो आपके बगैर भी 70 साल से लड़ रहे हैं। वही एग्जैक्टली। एक वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और हमारे अगले कॉलर हैं डॉक्टर हसन अली साहब गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, आप तीनों को सलाम। सर, जो मजदूर कराना चाह रहा था वो एचईसी के बजट कट से आप थोड़ा बात करना चाह रहे थे। एचईसी के जो मुतासिर हो रही हैं यूनिवर्सिटीज, वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी मुतासिर हो रही हैं, और जो रिपोर्ट्स हैं 10 से 15% रेकरिंग बजट और 50% डेवलपमेंट बजट में कट्स हो रही हैं। तो अब दरख्वास्त ये है कि बाकी सारे मामलात में हमारा जो हायर एजुकेशन है वो अफेक्ट हो रहा है, और हुकूमत का मौक़िफ़ इसमें ये है कि ये बजट इंक्रीज़ किया गया है, और उसको वो अपनी सियासत में और अल्फाज के हेर फेर में ये आम लोगों को जो इससे लिंक नहीं है, ये बयानिया है कि बल्कि बढ़ाया गया है। लेकिन हकीकत ये है कि इसमें यूनिवर्सिटीज़ ख़ास तौर पर इससे बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं, और ख़ास तौर पे इससे ऑस्टेरिटी का हम पे दिया गया है कि आप ऑस्टेरिटी करें और अपने अखराजात कम करें। हकीकत यह है कि हम ऑलरेडी बड़े बेसिक लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, और जहां हम रीजनली या ग्लोबली कम्पीट करने की बात करते हैं तो मज़ीद हम पीछे रहेंगे। तो इसमें आपसे एक प्रोग्राम करने की दरख्वास्त है ताकि आप फैक्ट्स को दोबारा मंजर आम पर लाएँ और इससे कोई बेहतरी की सूरत हाल। बिल्कुल, आई एग्री विद यू, इस पे देखना चाहिए। तो हसन अली साहब, आप भी तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं या क्या है? जी, तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं और पिछले 10 साल से वाबस्ता हैं, और इस रीसेंट कट की वजह से हम ये अब चीज़ें फेस कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि जो बयानिया जारी हो रहा है वो ऐसा लग रहा है कि इसमें इंक्रीज़ किया जा रहा है, और मुख्तलिफ नए प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं जिसमें हेल्प होगी, लेकिन वो एक नया प्रोजेक्ट है, उसका यूनिवर्सिटी से ताल्लुक नहीं है। चौधरी साहब हैं और एचईसी के चेयरमैन भी ऑन रिकॉर्ड हैं इस पे, लेकिन वो भी लग रहा है कि वो बिल्कुल इसमें कुछ नहीं कर पा रहे, और ही इज ऑल्सो ऑन रिकॉर्ड के बजट कट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटीज को डेट्रीमेंटली इफेक्ट करें। चले, हम कोशिश करते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर को लेकर के इस पे बात भी करें, और जाहिर है वो बजट डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो जो कट्स तो क्लियर है, ये तो काफी टाइम से बात हो रहा है, और इनफैक्ट इसमें और स्कॉलरशिप्स खत्म हो रही हैं, कहने वाला था कि फीसें बढ़ रही हैं। ये मज़ेदार बात यह है कि हायर एजुकेशन का बजट जो है वो प्रैक्टिकली कम हुआ है, और साइंस और टेक्नोलॉजी का बजट जो है वो ज़्यादा हुआ है। हायर एजुकेशन का बजट कम और साइंस और टेक्नोलॉजी का बजट ज़्यादा। अब ये बिल्कुल ऐसा है कि कुर्ता मैंने पहना हुआ है, पजामा जो है वो गायब है, इस तरह के मसाइल हैं। हालांकि दोनों को एटपार होना चाहिए ना, हायर एजुकेशन होगी तो साइंस, अगर कुर्ता ठीक ठाक लंबा है तो फिर शायद सलवार की पजामे की जरूरत भी ना। हाँ, मे बी ये सोच। एक मुझे याद है 99 में मैं, बल्कि 98 में एक मैगज़ीन में काम कर रहा था, उसमें बड़ा अच्छा उन्होंने एक कार्टून बनाया था, जो कार्टूनिस्ट साहब थे, उसमें उन्होंने कोई वो नहीं बनाया आदमी, बस दिखाया कि कुर्ता एक तरफ भाग रहा है और शलवार एक तरफ भाग रही है। तो यही साइंस और टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली, तो वो जो है वो मेरे ख्याल में हर चीज़ के ऊपर अप्लाई होता है। हाँ, शलवार को भगाना भी साइंस है, क्या बात है जी। अगले कॉलर है हमारे फारूक शाह साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं भाई? अल्लाह का करम। सर, मुबशीर रेजी साहब, आपसे मेरा एक सवाल है छोटा सा। ज़रूर सर, मैंने कराची का रहीश हूँ, क्योंकि मैं एक तालिब इल्म भी हूँ। अच्छा सर, मेरा गुज़िश्ता दिनों तकरीबन काफ़ी जगह जाना हुआ, तो मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ सिक्योरिटी इदारे भी और तमाम सरकारी अस्पताल में चले हैं, लेबॉर्ट्रीज में चले हैं। सर, भाई जितने भी सरकारी महकमे हैं उसके अंदर मुझे तकरीबन सिंधी स्पीकिंग लोग नज़र आए, मतलब डॉक्टर लेवल पे भी, ट्रैफिक पुलिस के हवाले से भी,
पूरा सर्वे। अच्छा, अब इसी चीज को अगर हम प्राइवेट सेक्टर पे देखते हैं, यानी कि आप किसी लेबोरेटरी में चले हैं, किसी बैंक में चले हैं, टैंकर पर्सन को देख लें, टीवी पे काम करने वालों को देख लें, तो यहाँ उर्दू स्पीकिंग दस्तियाब होते हैं। तो सर ये दोहरा म्यार है या हमारी गवर्नमेंट की कोई खुदाई है? देखिए इसमें मेरे ख्याल में देखें पिछले अगर 10 साल में चले जाएं तो शायद ये उलट था, और कराची में ख़ासे उर्दू स्पीकिंग बिकॉज ऑफ MQM जो सरकारी इदारों में थे लोग। अब मुझे नहीं पता कि इस पे हमें देखना पड़ेगा कि फ़िगर्स क्या हैं, लेकिन मेरिट की जहाँ तक तो ज़ाहिर है मेरिट तो आपको पता है वो कोई भी फॉलो नहीं करता, और जिसकी हुकूमत होती है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को खुश करने के लिए जो है वो वहाँ पे मेरिट की धज्जियाँ भी बिखेरता है। लेकिन ये चीज़ अभी भी बहस तलब है कि क्या वाकई ऐसा है, तो हमें थोड़ा मौका दीजिए कि हम इसके बारे में अगर कुछ ऐसी स्टडी तलाश करें, कोई अगर हुई है तो आपके गोशे गुजार कर देंगे। शहजाद मज़ारी साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी शहजाद भाई। सर पहले सलाम आप सबको। सर मैं थोड़ा सा आप लोगों की तवज्जो, बल्कि तवज्जो क्या, ये तो अब इस टाइम बड़ा ही हॉट टॉपिक है पाकिस्तान में। सर कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से जिससे भारत ने जो बदमाशी मचाई हुई है, अपनी एक तरफा तौर पे उन्होंने अमेंडमेंट करके जो मुतनाज़ ऐसी थी कश्मीर की ख़त्म की है, और वहाँ इतने दिनों से कर्फ्यू नाफिज है, और वहाँ पर दवाइयों की भी किल्लत है, लोगों की जो हालत है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, एज अ पाकिस्तानी मैं बहुत बेचैन हूँ, शायद मैं कुछ ना कर पाऊँ सिर्फ आपसे बात करने के लिए, लेकिन सर मुझे ये बताएं कि हमारी OIC सिर्फ मजम्मतें करने के लिए बैठी हुई है, हमारे मुस्लिम कंट्री जितने मुंतशिर हैं कि उस तरीके से पाकिस्तान को कश्मीर के मौके पर सपोर्ट नहीं कर रहे, या उनके माली मफादात, अब पाकिस्तान ऐसा लग रहा है जैसे तन्हाई की तरफ जा रहा है। और दूसरी बात सर ये है कि इंडिया रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, और हम सिर्फ और सिर्फ बातों के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे, और हमारी वो जो 40 मुल्क की इत्तेहाद, वो जो इस्लामिक फौज और वो सब, तो सर ये सब चीजें एकदम उलट क्यों हो रही हैं? हम तो सर एकदम कहाँ से हो रही है? आप OIC की बात करें सर, 80 की दिहाई में भी OIC के बारे में तकरीबन यही कहा जाता था जो अब 2019 में कहा जा रहा है। OIC को छोड़ें, जहाँ तक असल में अब आपको चीजें समझ में आ रही हैं, बेसिक चीजें तो कई वर्षों से ऐसी हैं। देखिए शायद बरसों से क्या, सदियों से, हाँ इनफैक्ट हजारों सालों से दुनिया यही है जी। कोई ये जो हम आ जाते हैं ना कि यार मजहब की बुनियाद पे या नजरिए के बुनियाद पर एक यकजहती होती है, बिल्कुल शायद अवाम के लेवल पर होती है, वो मैं मानता हूँ। रियासती लेवल पर कहाँ होती है? मैं आप कब देखी है ये भाई? और जो अब खलीजी रियासत का दौरा कर रहे हैं भारतीय वजीर आजम, पहले से उन्होंने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, मनी एंड पावर दो आपके डिटर्मिनिंग फैक्टर्स होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, और कोई तीसरा फैक्टर नहीं होता। लाठी उसकी भैंस। और दूसरी बात है कि अगर आप UAE और सऊदी अरब की बात करें तो वो तो इजराइल के साथ बैठे हुए हैं, हालांकि मसला है फ़लस्तीन उनके अरब ममालिक के लिए बहुत ज़्यादा एक करीबी मसला है, एज अपोज टू कश्मीर का उनको क्या है। हाँ, ईरान की एक आइडियोलॉजिकल गवर्नमेंट है उनकी, तो उनका भी बयान उस तरह का ही आया है कश्मीर के बारे में, पार्लियामेंट में भी आया है। अच्छा, लेकिन वो उसमें भी थोड़ा सा वो शर्मिंदा भी तो करना चाह रहे हैं ना सऊदी अरब और UAE को, ये दिखाने के लिए, और वो शर्मिंदा हो रहे हैं, वो बहुत शर्मिंदा हो रहे हैं ना, बहुत शर्मिंदा हो रहे हैं। तो ये भी एक एलिमेंट उसके अंदर आता है जी, दुनिया ऐसी ही है, दुनिया ऐसी ही रही है, और दुनिया हमेशा ऐसे ही रहेगी। Have no illusions यार। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वैसे हर मुल्क के अपने अपने मजलूम भी हैं। हाँ, सबके ऐसी क्या बात। मुस्तफ़ा साहब हैं हमारे कॉलर हैं रेगुलर कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, खैरियत हैं आप सब? जी सर मुझे आपसे एक सवाल करना था जी। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक ऐड देखा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे काफ़ी चल रहा था, अखबार में मैं देख नहीं सका, जिसमें बयान किया जा रहा था कि अब अगर कोई हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल के अमले से बदतमीजी करता है, तोड़ फोड़ करता है, तो उसको इतने साल की कैद है, इतने महीने की कैद है, इतना जुर्माना है। जी जी, शायद आपकी भी नज़र से ये ऐड गुजरा। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये तो हॉस्पिटल के अमले के हवाले से, कोई मरीजों के हवाले से भी ऐसा कोई कानून है जिसके अंदर डॉक्टर जो गैर जरूरी दवाएं लिख देते हैं हमें, या गैर जरूरी टेस्ट लिख देते हैं, हम उसकी कंप्लेंट कहाँ पे जाके करें? नहीं, इसका कहाँ से वो दवाएं खरीदूं, तो मैं उसकी कंप्लेंट कहाँ करूं किसी डॉक्टर की? इसका कोई आप मुझे बयान कर सकें तो बहुत
नहीं, कोई कानून नहीं है। हाँ, मैं यही कह रहा था। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, अगर आपके पास कोई केस है मैल प्रैक्टिस का तो वहाँ आप और अगर आप मजीद खर्चा करना चाह रहे हैं, उसका खर्चा इतना नहीं है लेकिन रिजल्ट भी नहीं होगा। इस तरह के मसाइल क्या मुतसिब आला और कंज्यूमर कोर्ट्स के जुरिसडिक्शन जी आते हैं? आई डोंट नो, आते हैं, आई डोंट नो, लेकिन कोर्ट्स यहाँ कागज पे ही है। हाँ, पंजाब में कंज्यूमर कोर्ट्स अगर कुछ कहती भी हैं तो वो फॉलो नहीं हो पाता। हाँ, और दूसरी बात है कि देखिए अब मेडिकल केस में अगर डॉक्टर ने आपको 4 चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है, कौन कहेगा कि ये सही है या ये गलत है? हाँ, कोई और डॉक्टर ही फैसला करेगा ना इसका। और जहाँ तक टेस्ट की बात होती है तो बिल्कुल कहीं कभी कभी ये 2 नंबरी भी होती है कि जी लैब वाले के साथ भी आपकी थोड़ी सी सेटिंग हुई होती है, फार्मास्यूटिकल वाले के साथ। हाँ, लेकिन यार मेजॉरिटी ऑफ द टाइम डॉक्टर को खुद नहीं पता होता कि इसको है क्या, तो वो 5-6 टेस्ट इसलिए देता है। अच्छा, अगर वो 5-6 टेस्ट पैसे बचाने के लिए 2 टेस्ट कर देता और जो एक्चुअल मर्ज है वो तीसरे टेस्ट में पता लगना था, तो फिर आपने ही जाके उसको गाली देनी थी, आपने सिर्फ 2 टेस्ट क्यों नहीं दिए? तो इट इज़ अ ट्रिकी सिचुएशन यार, इसको हम बिल्कुल यहाँ बैठ के ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख सकते। हाँ, लेकिन वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई शिकायत होती है तो उसके वो PMDC ही है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। TMDC पता नहीं, आई एम नॉट क्लियर। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल नहीं, मैं क्लियर नहीं हूँ कि वाकई वही फोरम है। हाँ, पता नहीं, मतलब ये मैं ऐसी फोरम को जानता हूँ, हो सकता है कि कोई और फोरम मुतसिब के पास या कंज्यूमर कोर्ट्स के। ब्रेक ले लेते हैं भाई। वेलकम बैक। खालिद बशीर साहब हैं रावला कोट आज़ाद कश्मीर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी भाई। सर खालिद बशीर बात कर रहा हूँ। जी जी जी। अब्बासपुर आज़ाद कश्मीर से, लाइन ऑफ कंट्रोल के जी 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 जी। सर मैं शेर आप नजर करना चाहूँगा। तेरे वादे पे कहाँ तक मेरा दिल फरेब खाए जी, कोई कर ऐसा बहाना कि आस ही टूट जाए। सर हम 70 साल से मर रहे हैं, कश्मीरी कुर्बानियां दे रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कौम सवाई हमदर्दी के और करारदादे पास करने के कुछ नहीं कर रही। हमें इस वक्त किसी करारदाद की, किसी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। इस वक्त डू एंड डाई का वक्त है। अली गिलानी साहब ने ऐसा कॉल दी, वजारत खारजा पाकिस्तानी हुकूमत सिर्फ सुनने की हद तक और मजम्मत करने की हद तक ही बातें करती रही। हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट, हमारी वजारत खारजा सब कुछ ये करिए कि हिंदुस्तान में ये होने वाला है, कश्मीर में ये होने वाला है, कश्मीरियों की नस्ल खुशी होने वाली है। सर खुदारा ये सब कुछ हमें पता है, हमें ना बताया जाए। हमें पता है कि हमारे साथ क्या होगा और क्या होने वाला है। जो कुछ हमारी नस्लों के साथ हुआ वही हमारे साथ होगा और आने वाली नस्लों के साथ भी यही होगा। सर खुदारा इस वक्त अमली तौर पर काम करने की जरूरत है। तो मेरी जी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के सिपा सालार सबसे गुजारिश है, खुदारा 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 अमली तौर पर कोई कदम उठाएं। तो आप खालिद भाई, कश्मीरी जिंदा रहें, कश्मीर से प्यार है। जी खालिद भाई, आपके ख्याल में क्या करना चाहिए, मुझे बताइए। इस वक्त प्रैक्टिकली मालूम घुस जाए अंदर, मुजाहिदीन इंटर कर दें, जो भी करना है वो करें। इंडिया भी तो कर रहा है ना। सही बात। सर यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, इंडिया के लिए हमें नहीं चाहिए ये रेजोल्यूशन। सर हम 70 साल से इन रेजोल्यूशन को देख रहे हैं, मर रहे हैं, और कब तक हम मरते रहेंगे हमें ये बता दिया जाए, या हमें बता दिया जाए कि जाओ तुम अल्लाह के सिवा कोई नहीं है, हम भी आपके नहीं है। जबकि हम ये कहते हैं कि मक्का और मदीना के बाद पाकिस्तान हमारे लिए सबसे मुकद्दस जगह थी और है भी है। सर हम इसके लिए मरना भी अपने लिए सादत समझते हैं, लेकिन खुदारा हमारे लिए प्रैक्टिकली कुछ किया जाए, प्रैक्टिकली कुछ किया जाए। और यही बात हम इमरान नियाजी साहब से भी कहेंगे, अलवी साहब पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान से कहते हैं, अब डू एंड डाई का वक्त आ गया है। सर अगर मज़ाक़ात से बात बनती तो 74 जंगें ना होती तो साहबा के दौर में। सही बात। सर अब सवाए जंग के इसका कोई हल नहीं है, और इंडिया कभी अमन की बात नहीं मानेगा। सर वो नहीं मानता, हम भीख करते हैं, मज़ाक़रात की भीख मांगते हैं, वो हमें। खालिद साहब आपके जज्बात सिर्फ आपके नहीं हैं, लाखों कश्मीरियों के यही जज्बात हैं, और जाहिर है कि मामला इसी स्टेज पे आ गया है कि डू और डाई की सूरत हाल है।
लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि जंग भी मसले का हल नहीं है, जंग में भी कोई नहीं बचता। और आजकल के दौर में जो जंगें होती हैं वो भी आपके सामने हैं। अफ़गानिस्तान में कोई एटमी हथियार नहीं चला लेकिन उसकी ईंट से ईंट बच गई। इराक़ में कोई एटमी हथियार नहीं चला, सीरिया में कोई एटमी हथियार नहीं चला, यमन में भी नहीं चला, लेकिन ईंट से ईंट बच गई। लाखों लोग जो हैं वो दरबदर हो जाते हैं। तो सबसे बेहतरीन जंग ये होती है कि जंग किए बग़ैर लड़ाई जीती जाए। तो और उसके लिए तमाम जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जब तक वो एग्जॉस्ट नहीं हो जाते, जंग इज़ ऑब्वियसली लास्ट ऑप्शन, लास्ट रिजॉर्ट। लेकिन मेरा ख्याल है अभी कुछ ऑप्शंस और हैं जिनको एग्जॉस्ट करने की जरूरत है, लेकिन इनके जज्बात अपनी जगह सही हैं। अब इनके जज्बात, जैसे आपने कहा कि सिर्फ इनके जज्बात नहीं है, जैसे ही मसला मजीद बुरा होता जाएगा और बुरा ही होता जाएगा, ये कंट्रोल चीजें उधर ही जा रही हैं, चीजें उधर ही जा रही हैं सर, इनएविटेबली। और इन तरह के जज्बात को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। देयर विल बी अ मेजर पॉलिटिकल रिस्क जब लोग कहेंगे कि सर हम अपनी तादाद में लाइन ऑफ कंट्रोल को स्टॉर्म करना चाह रहे हैं। आप क्या, आप रोक नहीं सकते, आप कैसे रोकेंगे? ये है प्रॉब्लम, दिस इज अ प्रॉब्लम। शहनाज लगारी साहिबा है मीरपुर खास से। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मेरा एक थोड़ा सा, मुझे मेरी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा करें कि मुझे ये मालूम करना था जो आजकल टेस्ट मेहरान या जैसे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के टेस्ट वगैरह होते हैं, तो इसमें थरपारकर का कोई कोटा वगैरह है? और ये पूछना है। और दूसरा ये कि ये पूछना था मुझे सियासी बेस पर कि जो ज़्यादातर काम नहीं हो पाते पार्लियामेंट से, तो वो सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लाया जाता है। तो क्या ये सब कुछ हमारे डेमोक्रेसी के लिए नाकामी नहीं? जी शहनाज बहन, हमारे पास क्योंकि वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन ये ज़रूर बता दूं, देखें हम क्योंकि जुगाड़ के आदी हैं, नहीं करना चाहते लेजिस्लेशन, तो ज़ाहिर है सदारती ऑर्डिनेंस ले आते हैं, और ये तकरीबन हर हुकूमत यही करती है। जहाँ तक थरपारकर के कोटे का सवाल है वो हम पूछ करके आपको बता सकते हैं। फिलहाल लगता नहीं है कि ऐसा कोई कोटा एग्जिस्ट करता है। नहीं होगा, रीजनल नहीं, मतलब सिंध अर्बन रूरल कोटा तो होता है, वो है, लेकिन स्पेसिफिक थरपारकर का कोटा मेरा नहीं ख्याल। एनीवे, तो आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।